नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस टारगेट क्लासेस ब्यूरो में स्वागत है। तो बताए थे कि मेरे दोस्तों की हिंदी जो था आपको जो मैट्रिक क्लास में जो होंगे उसको आपको 8वां का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। बताए थे कि हिंदी में हम वैसे तो कुल मिलाकर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छांटे हैं, जिसमें नाम कहे थे कि 200 ऑब्जेक्टिव। तो बताए थे कि 200 जो ऑब्जेक्टिव है आपको एक वीडियो में ना हो पाएगा, इसीलिए बताए थे कि आपको उसका हम जो है पार्ट बनाकर बता देंगे। तो पहला पार्ट में जो बताए थे कि 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए ये पार्ट 2 हो गया, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 50 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखना मेरे शेर एवं शेरनियों, ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ज़रूर देखना, गारंटी के साथ देखना, क्योंकि आप लोग निश्चित है कि 100% 100 ऑब्जेक्टिव, वैसे तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है बिहार बोर्ड में, जिसमें आप मुझे यकीन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी में जो है आपको पूरा 50 ऑब्जेक्टिव जरूर ठोके लगेगा, निश्चित है। और इससे जो पहले वीडियो हम बनाए थे व्याकरण का ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो बताए थे व्याकरण में कुल मिलाकर 1 से लेकर लमसम समझिए ना कि 95-96 वो व्याकरण का ऑब्जेक्टिव बनाए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो हिंदी से 50% कर दिया है। तो मान लीजिए आधा अगर व्याकरण से पूछा, आधा आपको हिंदी से पूछेगा, इसीलिए 1 से लेकर 95-96 के जो ऑब्जेक्टिव व्याकरण से बनाए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो हम हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन बनाया हिंदी का, आप लोग इसको भी अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। कहता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। आप लोग जरूर सुनिएगा, कहता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोग अगर मुझ पर थोड़ा ही भरोसा है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छूटने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, विश्वास दिलवाता हूं मेरे दोस्तों। इसलिए हर वीडियो को आप लोग अच्छा से देखते जाना और अच्छा से ऑब्जेक्टिव करते जाना, तैयारी करते जाना। और जब बिहार बोर्ड में आप लोग बैठ कर आना, परीक्षा देकर आना, उसके बाद कहना सर आप सही कहते, ऑब्जेक्टिव आया या नहीं आया, मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और जो कह रहा है, कलिंग का युद्ध कितने सालों से चल रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कलिंग का युद्ध कितने सालों से चल रहा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 साल से, बी कह रहा है 5 साल से, सी कह रहा है 6 साल से, डी कह रहा है आपको 3 साल से। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा 4 साल से। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग किसके पक्ष में युद्ध लड़ता है। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा अहिंसा के पक्ष में। तो बी ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। अशोक का शस्त्र त्याग जो युद्ध लड़ा गया था, आपको अहिंसा के पक्ष में युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्या बनता हो गया। और इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखना, ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जहाँ भी आप लोग को डाउट हो, सस्पिशन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन गलती है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मतलब ये जो है यहाँ पर ये वर्ड गलती है। जो समझिए ना, आप लोग को थोड़ा भी गलती महसूस हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट मुझे कर सकते हो, मैं सुधार करूँगा। अब यहाँ पर दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन के जो चल रहे हैं, कह रहा है अशोक किसको प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अशोक किसको प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े थे। तो 4 ऑप्शन आप लोग को सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पद्मा को, बी कह रहा है महारानी को, सी कह रहा है कलिंग को, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा कलिंग को। तो अशोक जो था, आपको कलिंग मतलब एक राज था, उसको जीतने के लिए भारी भूकंप 4 साल तक कंटिन्यू युद्ध लड़ता रहा। और पद्मा का जो पिता था उसको भी मारा गया। इसीलिए बहुत सुंदर कहानी है, जब इसका थ्योरी क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे। चलिए अभी चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास पर। अब यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर क्वेश्चन कि कलिंग महाराज की कन्या कौन है। क्वेश्चन है कलिंग महाराज की कन्या कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है पद्मा है, बी कह रहा है अमरावती है, सी कह रहा है मीराबाई है, डी कह रहा है मन्नू है। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा ये होगा पद्मा होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कलिंग महाराज की जो कन्या है आपको पद्मा ही है। चलिए दोस्तों आप चलते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है साक्षात चंडी के अवतार में युद्ध के लिए कौन खड़ी है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा समझिए और इसको याद करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है 54 नंबर कि साक्षात चंडी के अवतार में युद्ध करने के लिए कौन खड़ी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को बिहार बोर्ड के सामने आएगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है पद्मा, बी कह रहा है मन्नू, सी कह रहा है पुतली बाई, और यहाँ पर डी जो ऑप्शन कह रहा है
आपको मीरा बाई। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा ये होगा पद्मा। तो साक्षात चंडी के अवतार में युद्ध करने के लिए साक्षात अशोक के सामने खड़ा था, क्योंकि उसका पिताजी को मार दिया, पति को मार दिया, तो क्रुद्ध हो गया था। कहा इसको पक्ष में कोई भी सेना नहीं बचा, तो कहा स्त्रियों को बहुत भारी विशाल सेना बनाया और युद्ध करने के लिए चल दिया, पद्मा। अब यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन विदा है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ईर्ष्या चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन विदा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है एकांकी, बी कह रहा है निबंध, सी कह रहा है कविता, डी कह रहा है आपको जीवनी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा निबंध। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो आपको है वो निबंध ही होगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन की ओर, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने आएगा। तो पहला कह रहा है यहाँ पर निंदा होगा, बी कह रहा है घमंडी होगा। समझ गए क्वेश्चन काफ़ी। देखिए ये क्वेश्चन जो यहाँ पर जो दिए हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्या बार ने पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन का अच्छा से तैयारी कर लो। कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला कह रहा है निंदा होगा, बी कह रहा है घमंडी होगा, सी कह रहा है गुस्सा होगा, कि डी कह रहा है पागल होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा निंदा। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा ही है। तो ऑप्शन में आएगा तो आप लोग निंदा में टिक लगा दीजिएगा। चलिए 56 तक हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं 57 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है ईर्ष्या का काम क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ईर्ष्या का काम क्या होता है। ध्यान धरना, 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है बहाना करना, बी कह रहा है चुगली करना, सी कह रहा है जलाना। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है कोई नहीं। ध्यान धरना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा जलाना। तो ईर्ष्या का जो काम होती है आपको जलाना ही होता है। अब यहाँ पर दिया गया 58 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है चिंता को लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो मेरे समाज में देखते होंगे रंग हर टाइप का आदमी होता है, उसमें जलन होता होगा, गुस्सा होता होगा, चिंता होता होगा, देखते ही होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग को बिहार बोर्ड के सामने आएगा। तो ध्यान देना, देखिए आप लोग क्वेश्चन को जब भी बनाइएगा बिहार बोर्ड का, तो उस पर ऊपर में निर्देश जो दिया रहता है, आपको निर्देश को आप लोग 5 मिनट टाइम देकर उस निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा कि निर्देश में मुझे क्या कह रहा है। आजकल जो विद्यार्थी जो निर्देश पढ़ो नहीं करता, क्वेश्चन सामने आया है, आप बस पढ़ा फटाफट घसने गया, क्वेश्चन सही है गलत है, बाय मिस हो गया कि निर्देश ना पढ़कर कुछ निर्देश में कुछ और कहता हुआ कुछ और घस दे तो गया। इसीलिए हम इतना ही कहेंगे आप लोग मैट्रिक वाला विद्यार्थी जितने भी हो, क्लास मैट्रिक का हो, इंटर का हो, कोई भी क्लास का हो, तो आप लोग जरूर उस निर्देश क्वेश्चन जो ऊपर में निर्देश दिया रहता है उस निर्देश को आप लोग ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर कि चिंता को लोग क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला पागल, बी कह रहा है चिता, सी कह रहा है क्रुद्ध, डी कह रहा है बुद्धिमान। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा चिता। अब दिया गया 59 नंबर क्वेश्चन, चिंता और चिता में किस चीज़ का फ़र्क होता है। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा बिंदु का। तो चिंता और चिता में बिंदु का ही फर्क होता है। तो चिंता में से बिंदु गायब तो समझ जाओ वो चिंता आपको चिता बन गया, मतलब लाश बन गया। चिंता का अर्थ क्या होता है, लाश। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग लाइफ में कभी भी टेंशन मत करना। ज़िंदगी में जो होती है इंसान को विपत्ति आता और जाता रहता है, और ये ध्यान रखना कि जब भी टेंशन लेना की नहीं है, साफे नहीं लीजिएगा। जब टेंशन आएगा तो समझ जाओ आपको शरीर का जो सद्बुद्धि जो होती है दिन पर दिन हरास होना शुरू होगा, और आपको कुछ भी नहीं फुराएगा, कुछ भी काम करने का मन, समझिए ना, कुछ नहीं लगेगा आपको। आप लोग जानते होंगे अभी तो टेंशन जरूर आता होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का टाइम जो है मात्र 60 दिन बच गया है। समझ ना, एक्चुअल में 60 दिन टाइम बच गया तो टेंशन आता ही होगा। तो आप लोग घबराने का नहीं है, अच्छा से तैयारी करते जाओ। मैं आप लोग भगवान से पूरा दिल से दुआ मंगा रहा हूँ कि आप लोगों को शानदार रिजल्ट आए, मैं भी खुशी मिलूँगा, आपका मास्टर भी खुश हो और गार्जियन भी खुश हो। चलिए, हम क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर, ईर्ष्या मनुष्य का कौन सा दोष है। क्वेश्चन है दिमाग का, बी कह रहा है आपको शरीर का, सी कह रहा है चरित्र का, डी कह रहा है पेट का। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी चरित्र का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तूने भलाई की है। तो इसका जो उत्तर होगा आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में टिक लगा दीजिएगा।
समझ गए। और आप लोग दिल और दिमाग से पढ़िए, क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग ये मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देते हैं ये 10 साल का मेहनत होता है। ये मेहनत को आप लोग व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि कोई मास्टर जो है जिसके लिए पास आप पढ़ते होंगे वो आपको आस लगा कर बैठा होगा कि मेरा भी विद्यार्थी अच्छा नंबर से पास हो, और जो माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजा होगा वो भी बेचारी आस लगा कर बैठा होगा कि मेरा बेटा बेटी शानदार नंबर लाए। उसका आप लोग कभी भी नाक मत करना, और जिस मास्टर के पास पढ़ते हो उसका भी अवहेलना मत करना। इसीलिए जब भी पढ़ो दिल और दिमाग से पढ़ो। देखिए 10 साल की मेहनत जो होती है, जब रिजल्ट मेरे दोस्तों सामने आएगा तो उस टाइम जो खुशी होती है मत पूछिए। तब कहना सर कमेंट में लिखना कि सर आप सही कह रहे थे कि खुशी होती है। तो लाइफ में बहुत खुशी कम जब मिलेगा जब मेहनत करके नंबर लाइएगा, तब देखिए क्या होती है। तो इसलिए कहते हैं मेहनत करो, मेहनत है बस सब कुछ होती है। अब कह रहे हैं यहाँ पर 62 नंबर कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है एकांत जगह, बी कह रहा है मानसिक अनुशासन, और यहाँ पर सी कह रहा है गांव से अलग होकर, डी कह रहा है कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा मानसिक अनुशासन। तो मानसिक मन की जो है सद्बुद्धि पर कंट्रोल करो तो आपको ईर्ष्या नहीं आएगा। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 63 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कबीर दास किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कबीर दास किस काल के कवि हैं। ध्यान देना, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है रीतिकाल, बी कह रहा है भक्ति काल, और सी कह रहा है आधुनिक काल, और डी कह रहा है भूतकाल। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा भक्ति काल। तो कबीर दास भक्ति काल के ही कवि थे। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक क्वेश्चन। अब यहाँ चलते हैं 64 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, और इसमें जितना भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में हिंदी में पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव ही दिया है। और थ्योरी में जब क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे दोनों क्वेश्चन कहाँ से कहाँ से उठता है, कौन कौन क्वेश्चन अधिकांश बिहार बोर्ड में आता है उसके बारे में बता देंगे। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 64 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे कौन पद से लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे कौन पद से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है कबीर के पद, बी कह रहा है बिहारी की दोहे, सी कह रहा है कवि करमबीर, डी कह रहा है सुदामा चरित्र। ध्यान धरना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा ए होगा कबीर के पद। तो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे जो पंक्ति है आपको कबीर के पद से ही लिया गया पंक्ति है। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 65 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन शानदार है, व्याकरण वाला क्वेश्चन है, समझिए। तो हिंदी में था, हम इसमें लिख दिया। क्वेश्चन दे रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है 6 प्रकार के, बी कह रहा है 5 प्रकार के, सी कह रहा है आपको 3 प्रकार के। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है आपको 2 प्रकार के। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा 3 प्रकार के। और आप लोग अच्छा से तैयारी करो, क्योंकि इस बार जो है पास तो एक्चुअल में हर विद्यार्थी कर जाता है। तो आप लोग कहीं देखिए पास करना आम बात है, पास भी करो, कहीं अच्छा नंबर से पास करो तो क्वालिफाई और मतलब बनाओ, ताकि आपको अपने आप में फीलिंग हो कि हाँ हम इतना मेहनत किए इतना नंबर लाए। आजकल तो जानते ही होंगे कि रंग बिरंगा विद्यार्थी आता है, बहुत सारा काम किया, आया बिहार बोर्ड का पैटर्न समझ गया और जाकर बस लिख दिया, घस दिया, हो गया, पास हो गया। कोई 1 महीना पढ़ा, आप ढेर साल 10 साल मेहनत किया, तब देखिए दोनों बराबरी हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी पढ़ते हो दिल और दिमाग से पढ़ो, और इतिहास रच दो बिहार बोर्ड का। इतिहास क्या होती है, हम भी विद्यार्थी हैं, ऐसे मन में संकल्प ले लो कि हम भी विद्यार्थी हैं। इतिहास सच डालो भी बिहार बोर्ड में कि आने वाला विद्यार्थी भी कहे हाँ विद्यार्थी था, विद्यार्थी होनी चाहिए तो ऐसा होनी चाहिए। इसलिए इतिहास को रच डालो। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 66 नंबर कह रहा है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान देना, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है ईश्वर के लिए, बी कह रहा है मानव के लिए, सी कह रहा है दानव के लिए, डी कह रहा है इनमें सभी। इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा ईश्वर के लिए। अब यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है विक्रमशिला कौन विधा है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है एकांकी होगा, बी कह रहा है उपन्यास होगा, सी कह रहा है निबंध होगा, डी कह रहा है कहानी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी निबंध होगा। तो विक्रमशिला जो है आपको निबंध दिया है। तो कहानी बहुत सुंदर है। विक्रमशिला विद्यालय भी है जो भागलपुर जिला में पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ा है। इसमें से एक्चुअल बिहार बोर्ड क्या ऑब्जेक्टिव 2-3 को पूछ ही देता है, इसीलिए आप लोग इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा। समझ गए। अब यहाँ पर चलते हैं 68 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर जो कह रहा है खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कह रहा है खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है महावीर स्वामी कह रहा है,
पहला ऑप्शन बी कह रहा है आर्यभट्ट, सी कह रहा है गौतम बुद्ध, डी कह रहा है अतीश दीपंकर। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा आर्यभट्ट। तो खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट ही चैंपियन है, समझ गए। तो जानते भी होंगे कि आर्यभट्ट जो था आपको जीरो का आविष्कार किया, जो गणित का बाप बन गया है। आज यही गणित का जीरो का हर क्षेत्र में यूज किया जाता है। इसीलिए वैसे तो पाइथागोरस, थेल्स, बहुत सारा वैज्ञानिक आया, गणितज्ञ आया, उतना बाप नहीं बना, लेकिन आर्यभट्ट ऐसा कारनामा कर दिया जो गणित का बाप ही बन गया। अब यहाँ पर कह रहा है 69 नंबर, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है 4 गो। पहला कह रहा है अतीश दीपंकर, बी कह रहा है आर्यभट्ट, सी कह रहा है महावीर स्वामी जी, डी कह रहा है गौतम बुद्ध। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा अतीश दीपंकर। तो अतीश दीपंकर भी आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ही छात्र था, जो आपको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, समझ गए। और यहाँ पर अगला दिया गया है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है आर्यभट्ट, बी कह रहा है आपको अतीश दीपंकर। इसीलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझना, और क्वेश्चन जहाँ पर भी अगर दिक्कत हो, सस्पिशन हो, तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर क्वेश्चन ना समझे या ये क्वेश्चन गलती है। तो जो भी आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। क्वेश्चन दिया गया है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। पहला दिया गया ऑप्शन आर्यभट्ट, बी कह रहा है अतीश दीपंकर, सी कह रहा है गौतम बुद्ध, डी कह रहा है महावीर स्वामी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा अतीश दीपंकर। तो लामा संप्रदाय का भी शुरुआत अतीश दीपंकर ही किया था। अतीश दीपंकर जो विक्रमशिला के छात्र है, ये काफ़ी महान है, समझ गए। और यहाँ पर दिया 71 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया अतीश दीपंकर ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया, मतलब प्रचार प्रसार कहाँ किया। तो ध्यान रखना, तिब्बत में किया था, तिब्बत में। सी ऑप्शन सही होगा इसका, आप लोग ध्यान रखना। तो अतीश दीपंकर जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आपको तिब्बत से शुरू किया था, तिब्बत में प्रचार प्रसार किया था। कौन? अतीश दीपंकर, समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 71 नंबर ऑब्जेक्टिव तक समझ गए होंगे। अब यहाँ चलते हैं 72 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है विक्रमशिला किस जिले में स्थित है। ध्यान देना, अभी तक देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी चल रहा है, अभी जो 2 4 10 को पढ़े हैं, सब विक्रमशिला से लिया गया है। इसमें से हम हर क्वेश्चन को छांट दिए हैं कि ताकि बिहार बोर्ड जिस कोना से जहाँ से पूछे कि आप लोग मेरे शेर में सरनियों एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। मैं आप लोग को विश्वास दिलवाता हूँ, गारंटी दिलवाता हूँ, हर चीज़ दिलवाता हूँ। मुझ पर थोड़ा भी भरोसा कर लीजिएगा तो पक्का कहता है आप लोगों को शानदार रिजल्ट जरूर आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 72 नंबर कि विक्रमशिला किस जिला में स्थित है। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन देगा। पहला कह रहा है नालंदा जिला, बी कह रहा है भागलपुर जिला, सी कह रहा है मधुबनी जिला, डी कह रहा है रोहतास जिला। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा भागलपुर जिला। तो विक्रमशिला जो है वो भागलपुर जिला में स्थित है। अब यहाँ पर दिया गया 73 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है विक्रमशिला भागलपुर जिला के किस थाना में स्थित है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विक्रमशिला भागलपुर जिला के किस थाना में स्थित है। तो 4 ऑप्शन देगा। पहला कह रहा है कहलगांव थाना, बी कह रहा है बिरौल थाना, सी कह रहा है कुशेश्वर थाना। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा कहलगांव थाना। तो विक्रमशिला जो है आपको भागलपुर जिला के कहलगांव थाना में स्थित है। तो 73 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ चलते हैं 74 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है विक्रमशिला भागलपुर जिला के किस पोस्ट में स्थित है। ये भी क्वेश्चन शानदार है। कह रहा है विक्रमशिला भागलपुर जिला के किस पोस्ट में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है बेनीपुर, बी कह रहा है पथरघट्टा, सी कह रहा है आपको सहरसा, समझ गए। एक ऑप्शन कह रहा है आपको बेनीपुर, बी कह रहा है पथरघट्टा, सी कह रहा है सहरसा, जी समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है मुजफ्फरपुर। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा पथरघट्टा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर जिला के पथरघट्टा पोस्ट में स्थित है। और इससे पहले थाना बता दिए थे, थाना जो पड़ता है कहलगांव थाना में पड़ता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 75 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है विक्रमशिला का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन शानदार है, गजब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है विक्रमशिला का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है 8वीं शताब्दी, बी कह रहा है 4वीं शताब्दी, सी कह रहा है 6वीं शताब्दी, डी कह रहा है 5वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा 8वीं शताब्दी। तो विक्रमशिला का जो निर्माण हुआ था आपको 8वीं शताब्दी में हुआ था।
अभी जो ईयर्स चलता है आपको, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है, समझ जाओ। अभी चलता है 21वीं शताब्दी। इसका जो निर्माण हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ था आपको 8वीं शताब्दी में, अभी चलता है 21वीं शताब्दी से। जोड़ लो तो कितना साल हुआ, जानते ही होंगे। तो 21 में से इधर आपको 8 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 13। तो 13 8 21 हो गया। तो ध्यान रखना 1300 वर्ष पहले की कहानी है। 1300 वर्ष पहले विक्रमशिला का निर्माण हुआ था, समझ जाओ कितना वर्ष पहले। तब मेरा कितना पीढ़ी आया, कितना पीढ़ी गया, है कि नहीं। अभी तक इसका गुणगान हर क्षेत्र में, हर किताब में चलता आ रहा है, समझ गए ना। कहते हैं महान बनना है तो आसान है, लेकिन ऐसा महान बनो कि हर को लगे कि ये मेरा ही आदमी है। अच्छा से तैयारी करो। तो देखिए कलम की ताकत हर दुनिया को झुका सकती है। कलम ऐसी चीज़ होती है कि धन दौलत से काफ़ी पैग होती है। इसकी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ा ताकत होती है कलम, समझ गए। यहाँ पर दिया गया है 76वां क्वेश्चन, विक्रमशिला का निर्माण कौन वंश में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है पाल वंश, बी कह रहा है मुगल वंश, सी कह रहा है सम्राट वंश, डी कह रहा है गुप्त वंश। इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा पाल वंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर कि विक्रमशिला का निर्माण किस राजा के समय हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, राजा अशोक, बी कह रहा है राजा धर्मपाल। तो इसका बी ही आंसर होगा, राजा धर्मपाल के समय में। तो उस समय राजा धर्मपाल का ही शासन था, उसी समय टाइम में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, समझ गए। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया 78 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 8, बी कह रहा है आपको 7, समझ गए। पहला ऑप्शन समझ गए ना क्या कहा। पहला ऑप्शन दिया गया आपको 8, बी ऑप्शन कह रहा है 7, सी ऑप्शन कह रहा है आपको 6 और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है 5। तो ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा 6। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में 6 महाविद्यालय था। समझ जाओ आप कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा विक्रमशिला, उसके अंदर में 6 था महाविद्यालय ही, समझिए काफ़ी बड़ा था, समझ गए। इसीलिए इतना महान गणितज्ञ, महान साइंटिस्ट उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि 79 नंबर कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे। तो क्वेश्चन काफ़ी भिविया क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लो जैसे हो। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है हरिभद्र, बी कह रहा है आर्यभट्ट, सी कह रहा है अतिश दीपंकर और डी कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं। ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा हरिभद्र। तो विक्रमशिला के प्रथम जो आचार्य कुलपति थे हरिभद्र ही थे। और मेरे दोस्तों ध्यान देना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 10,000 छात्र पढ़ते थे और हर एक 1000 छात्र पर आपको एक मास्टर थे। तो आपको 100 मास्टर भी थे और 10,000 छात्र भी थे, इतना छात्र उसमें पढ़ते थे। और समझ जाओ पंडित, मतलब द्वार पंडित था, उसमें प्रवेश करने से पहले उस द्वार पंडित के नज़दीक जाता, क्वेश्चन करता मौखिक, क्योंकि उस द्वार पंडित को क्या कहते हैं व्याकरण, शास्त्र ज्ञान, बहुत टाइप का ज्ञान था। और उस मौखिक ज्ञान में जो पास करता उसी का एडमिशन उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता था। इस टाइप का था, समझो कितना मान था। आजकल का तो कॉलेज स्कूल तो ऐसे ही हो गया, इंटरव्यू क्या चलेगा, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, परीक्षा पास करिए, हो गया, डिग्री है तो काफ़ी है। आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, समझ गए, सो सिस्टम है। चलिए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलते क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है 80 नंबर विक्रमशिला के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है दान, बी कह रहा है ध्यान, सी कह रहा है धैर्य और डी कह रहा है आपको इनमें से सभी। ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा डी होगा इनमें से सभी, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 81 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है विक्रमशिला में कौन कौन से विद्या शामिल थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विक्रमशिला में कौन कौन विद्या शामिल है। पहला कह रहा है सृष्टि विज्ञान, बी कह रहा है शब्द विद्या, सी कह रहा है व्याकरण और यहाँ पर डी कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा डी होगा इनमें से सभी। तो विक्रमशिला में बहुत टाइप का विद्या मौजूद था। तुक्ष विद्या क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर गुप्त विद्या जो होती हैं, चमत्कार विद्या हुआ, इस टाइप हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए हैं ना, तो वो काफ़ी विद्या उसमें शामिल है। थ्योरी में चर्चा करेंगे तो पूरा विद्या के बारे में बता देंगे, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में जहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए आप लोग अच्छा से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो और हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाओ, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है 82 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम क्या था। जब विक्रमशिला स्कूल चल रहा था उसमें पढ़ाने का माध्यम क्या था, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है हिंदी था,
कि संस्कृत था कि कहता है मैथिली था कि डी अंग्रेजी था। तो ध्यान धरना, जो पढ़ाने का तरीका था, जो पढ़ाने का क्या कहते हैं सिलेबस था, वो संस्कृत माध्यम ही था। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रमशिला में बताओ अध्यापन का माध्यम क्या था, आप लोग संस्कृत में टिक लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर दिया गया 83 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है विक्रमशिला को खुदाई करने पर कौन कौन सी इमारतें मिली थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विक्रमशिला को जब खुदाई करवाया गया था, मतलब तो समझिए ना, वो तो टूट फूट गया। जब उसको खुदवाई किया गया था तो बहुत टाइप का महान पुरुष का इमारतें मिली थी। पहला इसमें कह रहा है भगवान बुद्ध का, भी कह रहा है पद्म पानी का, सी कह रहा है अवलोकितेश्वर का, डी कह रहा है इनमें सोई, न जाने और कौन कौन सी बहुत सारा जो था इसमें नहीं दिए हैं, बहुत सारा इमारतें मिली थी उस खुदाई करने के बाद, उस विक्रमशिला खुदाई करने के बाद। समझ गए, इसीलिए डी ऑप्शन ठीक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया 84 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, कौन शताब्दी में विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कौन शताब्दी में विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। समझ गए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है 12वीं सदी, और यहाँ पर बी कह रहा है आपको 13वीं सदी। सदी मतलब हुआ शताब्दी, समझ गए ना, एक शताब्दी मतलब हुआ 100 वर्ष, ये भी ध्यान रखना आप लोग, और ये पूछ भी सकता है। समझ गए, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है 14वीं शताब्दी, डी कह रहा है 18वीं शताब्दी। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा 13वीं शताब्दी। तो कह रहा है कौन शताब्दी में विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया, तो बी ऑप्शन होगा 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। अब यहाँ पर दिया गया 85 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है किस देश के आक्रमण से विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किस देश के आक्रमण से विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। तो 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, समझ गए, और यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है भूटान, ये सब देश है, अमेरिका देश हुआ, भूटान देश हुआ, और यहाँ पर सी कह रहा है तुर्की देश, और यहाँ पर डी कह रहा है जापान। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा तुर्की। तो तुर्की ही विक्रमशिला पर आक्रमण कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया, तुर्की ही क्या था आक्रमण। समझ गए, चलिए तो समझ गए। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 86 नंबर क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है विक्रमशिला के विध्वंस का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। विध्वंस का अथवा क्या, सर्वनाश का वर्णन। समझ गए, क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला के सर्वनाश अर्थात विध्वंस का वर्णन किस में किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है तबाकत ए नासिरी, बी कह रहा है कुरान, सी कह रहा है रामायण, डी कह रहा है महाभारत। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा तबाकत ए नासिरी। तो ए में आप लोग टिक लगा दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो विक्रमशिला का जब सर्वनाश हुआ था उसका एक एक डिटेल चर्चा आपको इसी ग्रंथ में किया गया है। समझ गए, चलिए चलते हैं यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है 87 नंबर ऑब्जेक्टिव, दीदी की डायरी कौन विधा है। समझ गए, दीदी की डायरी कौन विधा है। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर निबंध, समझ गए, पहला ऑप्शन दिया गया आपको निबंध, बी ऑप्शन कह रहा है एकांकी, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है डायरी। क्वेश्चन दिया गया है कि दीदी की डायरी कौन विधा है। तो पहला ऑप्शन बताया निबंध, बी कह रहा है एकांकी, सी कह रहा है डायरी, डी कह रहा है आपको कहानी। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा डायरी। तो दीदी की विधा जो आपको डायरी ही है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो देखते होंगे और आप लोग को अच्छा लगता होगा, इसीलिए हर वीडियो को आप लोग अच्छा से देखते जाना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को अच्छा से तैयारी करें और अच्छा नंबर लाए। समझ गए। अब यहाँ पर चलते हैं 88 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है संजू को क्या क्या पढ़ने की शौक थी। ये जो क्वेश्चन आपको है दीदी की डायरी में कह रहा है संजू नाम की जो लड़की है, कह रहा है बताओ संजू को क्या क्या पढ़ने की शौक थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ध्यान धरना, संजू को कहानी पढ़ने की शौक थी, कविता, कॉमिक्स, डी इनमें सभी। तो संजू को कहानी भी, कविता भी, सी कॉमिक्स भी, डी इनमें सभी। तो तीनों चीज़ पढ़ने का शौक था, तो डी में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए। अब यहाँ पे दिया गया 89 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है संजू को जन्मदिन के अवसर पर क्या उपहार मिलता था। क्वेश्चन दिया गया है संजू को जन्मदिन के अवसर पर क्या उपहार, उपहार का अर्थ होगा गिफ्ट, जिसे प्राइज बोलते हैं। तो क्या उपहार मिलता था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है किताबें, बी कह रहा है खिलौना, सी कह रहा है डायरी, और डी कह रहा है कपड़ा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट है आपको आंसर होगा सी होगा डायरी।
तो संजू को जब जन्मदिन होता था तो उसके अवसर पर इसका दोस्त हो, मित्र हो, पितागण हो, मातागण हो, भाईगण हो, बहनगण हो, कोई भी हो, तो उसको आपको गिफ्ट के रूप में उपहार में आपको डायरी ही ला कर दी थी, क्योंकि उसका रुचि था डायरी लिखना। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 90 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है। क्वेश्चन कह रहा है सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन आपको उसी मतलब दीदी की डायरी से ही लिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्या बार ने पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए आपको इसको दिमाग में बैठाना है, इसीलिए दिमाग में बैठा लो। समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है गांधी जी, बी कह रहा है पंडित जी, सी कह रहा है टैगोर जी, डी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा गांधी जी। सत्य के प्रयोग का जो रचयिता आपको गांधी जी ही है। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 91 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है पंडित जी, बी कह रहा है गांधी जी, सी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जी और यहाँ पर डी कह रहा है को टैगोर जी। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा गांधी जी। तो गांधी जी से ही आपको उसका जो मतलब सत्य का प्रयोग जो डायरी था उसी से प्रेरणा जो मिला था, मतलब संजू को भी उसी प्रेरणा के माध्यम से डायरी लिखना शुरू कर दिया। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है 92 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है खरा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल किस कविता की पंक्ति है। ये भी क्वेश्चन शानदार है। कह रहा है खरा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल किस कविता की पंक्ति है। तो ध्यान धरना, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है करमवीर, बी कह रहा है सुदामा चरित्र, सी कह रहा है आपको पीपल और यहाँ पर डी कह रहा है कबीर दास। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा पीपल। तो खरा पीपल सुनता रहा था कल कल छल छल जो है पीपल जो कविता है उसी से ये पंक्ति लिया गया है। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 93 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है निराला जी किस काल के कवि हैं। जानते ही होंगे। कह रहा है निराला जी किस काल के कवि हैं, तो इसका पूरा नाम हो गया दीनबंधु निराला। क्वेश्चन लिया गया आपको दीनबंधु निराला से लिया गया है। आप लोग 8वीं की हिंदी में पढ़े होंगे दीनबंधु निराला, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है निराला जी किस काल के कवि हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है आधुनिक काल, बी कह रहा है रीति काल, सी कह रहा है भक्ति काल और डी कह रहा है भूतकाल। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा आधुनिक काल। तो निराला जी आपको आधुनिक काल के ही कवि थे। समझ गए। अब यहाँ पर चलते हैं 94 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर जो कह रहा है आपको निराला का पूरा नाम बताओ। वैसे तो निराला नाम से ही पूरा हिंदी संसार में फेमस है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बताओ निराला का पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम है क्या, ये तो शॉर्ट नाम हो गया ना, इसका पूरा नाम बताओ। तो ध्यान रखना, तो निराला का पूरा नाम हो गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। जब भी आप लोग बिहार बोर्ड में 4 ऑप्शन आएगा तो आप इसका आंसर दिया धरना। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी कह रहा है दीपांशु निराला, सी कह रहा है रतन सिंह निराला, डी कह रहा है मुकेश भट्ट निराला। इसका जो आंसर होगा आपको ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला का पूरा नाम हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें टिक लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 95 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है दीनबंधु का अर्थ क्या होता है। दीन जोर बंधु, पहले इसको संधि विच्छेद करो। दीन जोर बंधु, दीन मतलब गरीब, बंधु मतलब दोस्त। देखिए हर्षिकार हो तब दीन मतलब दिवस हुआ, जब 2 पर दीर्घिकार लगा हो तब दीन मतलब गरीब हुआ। तो कह रहा है दीन बंधु का अर्थ क्या होता है। तो 4 ऑप्शन देखिए। पहला कह रहा है अमीरों का दोस्त, बी कह रहा है गरीबों का दोस्त, सी कह रहा है ए और बी दोनों और डी कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा गरीबों का दोस्त। तो दीनबंधु निराला का अर्थ जो हो गया गरीबों का दोस्त। दीनबंधु का अर्थ होगा गरीबों का दोस्त। वैसा इंसान जो गरीब को दोस्त बनाकर उसके संग जिंदगी बिताए वही क्या हुआ आपको दीनबंधु निराला कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति था दीनबंधु निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझ गए। अब यहाँ चलते हैं 96 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। इसमें कह रहा है कि बेलूर मठ कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेलूर मठ कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पटना में, बी कह रहा है कोलकाता में। समझ गए। पहला ऑप्शन कह रहा है पटना में, बी कह रहा है
कोलकाता में, सी कह रहा है आगरा में, और यहाँ पर डी कह रहा है मुंबई में। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा कोलकाता में। तो बेलूर मठ जो है कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता में जानते होंगे दो मंदिर अधिकांश फेमस है, काली जी का मंदिर और यहाँ पर हावड़ा पुल, जो हावड़ा ब्रिज हुआ काफ़ी नामी गामी पुल है, हावड़ा ब्रिज हुआ। उसके बाद काली जी का मंदिर काफ़ी, वहीं पर स्वामी बालकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, वहीं पर थे और वहीं चैंपियन बने हैं। समझ गए ना। यहाँ पर दिया गया है 97 ऑब्जेक्टिव, निराला जी अधिकांश कौन भाषा बोलते थे? निराला जी का अधिकांश कौन भाषा बोलते थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है बांग्ला भाषा, बी कह रहा है हिंदी भाषा, सी कह रहा है मराठी भाषा, सी कह रहा है अंग्रेजी भाषा। है ना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बांग्ला भाषा। तो निराला जी था आपको, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जो था निराला, आपको एक्चुअल में बांग्ला भाषा ही अधिकांश बोलता, क्योंकि कोलकाता में जो होती है अधिकांश बांग्ला भाषा ही बोला जाता है, इसीलिए वहाँ पर रहने के बावजूद वो बांग्ला भाषा का अधिकांश यूज क्या करता था। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है 98 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है खेमा कौन कहानी है। समझ गए। ऑब्जेक्टिव कह रहा है खेमा कौन कहानी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाल मजदूरी, बी कह रहा है बाल विवाह, सी कह रहा है दहेज प्रथा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा बाल मजदूरी। तो खेमा हो गया आपको बाल मजदूरी कहानी। तो बाल मजदूर से मतलब बाल मजदूर जो है कम उम्र में मजदूरी काम करता है, इसी पर कहानी बनाया गया है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 99 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कसारा के होटल का नाम क्या था। समझ गए। कह रहा क्वेश्चन कसारा के होटल का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यदुवंशी होटल, बी कह रहा है मुक्ताकाशी होटल, सी कह रहा है पंडित होटल, और यहाँ पर जो डी कह रहा है ग्रामीण होटल। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा मुक्ताकाशी होटल। तो कसारा का होटल का नाम हो गया आपको मुक्ताकाशी होटल। अब यहाँ चलते हैं 100 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है खेमा के मालिक का नाम क्या था। क्वेश्चन है खेमा के मालिक का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कसारा होगा। समझ गए ना। और ये आप लोग ध्यान रखना कि इसमें तो हम 100 ऑब्जेक्टिव तो बनाए हैं, और इसका और ऑब्जेक्टिव है हिंदी में। अब अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर इसी तरह से अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव हिंदी में बच गया है, उसको भी आप लोग को तैयारी करवा देंगे, ताकि ये भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। समझ गए। इसमें कह रहा है कि खेमा के मालिक का नाम क्या था। तो पहला कह रहा है कसारा, बी कह रहा है मालिक, सी कह रहा है तेज प्रताप, डी कह रहा है सेठ जी। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा कसारा। तो खेमा के मालिक जी का नाम हो गया कसारा। समझ गए। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हो गया आपको 101, जो कह रहा है खेमा कितने वर्ष का बालक था। क्वेश्चन कह रहा है खेमा कितने वर्ष का बालक था। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 से 5 वर्ष। समझ गए। बी ऑप्शन कह रहा है 8 से 9 वर्ष, और यहाँ पर सी कह रहा है 6 से 7 वर्ष, और यहाँ पर डी कह रहा है 2 से 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा 8 से 9 वर्ष। इसीलिए आप लोग हर वीडियो का आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाना।